तो 25 जून वो तारीख थी जब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनावी हार की अपनी समीक्षा पूरी करनी थी। बीजेपी की समीक्षा पूरी हो गई। संगठन क्या मानता है, क्या है वो वजह जिसकी वजह से बीजेपी की हार हुई है, हम आज इस बात को समझेंगे, क्योंकि संगठन के बड़े नेताओं ने जो बताया है हम आपको वही बताएंगे। तो आज पूरी कहानी इसी बात पर कि बीजेपी की हार की वजह आखिर बीजेपी का उत्तर प्रदेश का नेतृत्व क्या समझता है, क्या मानता है, कहां गलतियां हुई और क्या बीजेपी को ये मालूम चल गया था कि उनकी स्थिति कुछ इस तरीके की होने वाली है। आज ये राज खोलता हूं। तो ये बातें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बीजेपी की समीक्षा खत्म हो गई। समीक्षा अलग अलग नेताओं ने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर की है। कुल 40 टीमें थी। उन्होंने सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया और समीक्षा पूरी कर ली। इसके अलावा अलग अलग स्तर पर सभी शीर्ष नेता सभी संगठन के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलते रहे और वजह जानते रहे। वो चाहे अध्यक्ष हों, क्षेत्रीय अध्यक्ष हों, वो चाहे संगठन के दूसरे बड़े नेता हों, सीएम हों, दोनों डिप्टी सीएम हों, या फिर विस्तारक, कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, जिस स्तर पर भी बीजेपी की समीक्षा हो सकती थी वो पूरी हो गई। लेकिन आप एक बात सुनकर चौंक जाएंगे कि बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया था कि इस बार उनकी हालत खराब हो रही है। मंदिर के उद्घाटन से लेकर, यानी कि अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन से लेकर जब तक आरएलडी बीजेपी के खेमे में नहीं आई थी, तब तक सब कुछ सुहावना लग रहा था। यानी कि कोई 75 से कम सीटें मानने को तैयार नहीं था। लेकिन आखिरी एक महीने में बीजेपी का पूरा समीकरण गड़बड़ा गया और संगठन को इस बात का एहसास पहले चरण के चुनाव के समय ही हो गया कि जिस बात का वो दावा कर रहे हैं 80 में 80, यहाँ तक कि बड़े नेता भी हिल गए थे जब उन्हें ये लगने लगा कि बीजेपी तो 50 के ऊपर जाने में बीजेपी को मुश्किल हो रहा है। आज इस बात का खुलासा संगठन के कई नेताओं से, खासकर बड़े नेताओं से बातचीत के बाद पता लगा। संगठन को एक बात संगठन का अपनी तरफ से कहना था, यानी कि बीजेपी के जो बड़े नेता, उनका एक बात मानना है कि अगर कोई एक फैक्टर काम कर रहा होता, यानी कि अगर उम्मीदवारों का चयन ठीक नहीं होता या फिर ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि लोगों में नाराजगी है, या फिर लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने विश्वासघात किया, गद्दारी की होती, तो जगहों पे ये हुआ वहाँ तो माना जा सकता था कि वहाँ पर बीजेपी हार सकती है, हार जाएगी या बीजेपी के वोट कम होंगे। लेकिन इस समीक्षा के बाद जो ट्रेंड दिखाई दिया है वो ये है कि गाजियाबाद से लेकर, नोएडा से लेकर वाराणसी तक और गोरखपुर और महाराजगंज से लेकर झांसी तक एक भी पार्लियामेंट की सीट ऐसी नहीं है जिस पर बीजेपी का वोट बढ़ा हो। यही नहीं, सभी 403 विधानसभा में भी एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां बीजेपी का एक भी वोट बढ़ा हो। यानी कि सभी 80 और सभी 403 विधानसभाओं में बीजेपी का वोट घटा है, बीजेपी का वोट कम होता चला गया है। और ये बात समीक्षा के साथ साथ बीजेपी नेताओं को पता चल गई थी कि बीजेपी एक बुरे दौर से इस वक्त गुजर रही है, चुनाव के बीचों बीच, यानी कि उनका वोट लगातार घट रहा है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने आज एक बात बताई। उनका कहना था कि पार्टी के नेताओं को ये मालूम चल गया था कि इस बार अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है वो 40% से ऊपर कहीं 41-42% के आसपास रुकेगा, और लेकिन बीजेपी का वोट इतना कम हो जाएगा,
ये अंदाज़ा उन्हें नहीं था। उन्हें लग रहा था कि 3-4% वोट बसपा का घटेगा जो बीएसपी में जुटेगा, बीजेपी का 2-3% वोट घटेगा जो कि सपा में जुटेगा, बीएसपी का वोट घटेगा जो सपा में जुटेगा, बीजेपी का भी वोट कुछ घटेगा जो कि सपा में जुटेगा। लेकिन बीजेपी से इतना कम हो जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। दरअसल अगर आप पूरे मैप को उठाएं तो आप नोएडा से वाराणसी तक एक भी सीट नहीं पाएंगे जहां बीजेपी का वोट बढ़ा हो। संगठन के एक बड़े नेता ने यह कहा कि अगर हम ये मान लें कि कैंडिडेट से नाराज़गी थी या कैंडिडेट सिलेक्शन में कोई कमी थी, तो आप बताएं फिर प्रधानमंत्री का वोट 60,000 क्यों कम हो गया? फिर आप बताएं कि लखनऊ में राजनाथ सिंह से कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता था? आखिर उनका वोट क्यों कम हुआ, उनका मार्जिन क्यों घटा? तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ज़रूर थी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत नीचे ला दिया, उनके वोट को इतना घटा दिया कि बीजेपी 50% से नीचे चली आई। और अगर आप सीटों के हिसाब से देखेंगे तो 43 सीटें इंडिया गठबंधन को और 33 सीटें हैं बीजेपी को आई हैं, 36 सीटें बीजेपी के गठबंधन को आई हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये इतना बड़ा डिजास्टर था कि अगर आज विधानसभा के चुनाव हो जाएं तो विधानसभा के हिसाब से 224 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी को और बीजेपी महज 178 पर रुक रही है। और उसमें भी कई दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल नेक टू नेक है। तो संगठन के नेताओं का यह मानना है कि कोई ऐसी बड़ी वजह जरूर रही। अब उन वजहों को भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ी वजह जो निकल करके आई वो ये कि जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ एक व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक और सोशल मीडिया से लेकर गांव के गलियों, कस्बों, चौराहों तक, ये अब तक का अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया और बीजेपी पूरे चुनाव में सिर्फ लकीर पीटती रह गई। दरअसल सबसे बड़े मुद्दे जो सामने आए संगठन के मुताबिक वो ये संविधान बदलना, आरक्षण खत्म होना, युवाओं का अनरेस्ट यानी कि नौकरियां, पेपर लीक, और इन सब के लिए सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार माना गया। लोगों ने मान लिया कि इस सरकार में सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। लोगों ने ये मान लिया, युवाओं ने ये मान लिया, पिछड़ों ने ये मान लिया कि उनकी नौकरी खतरे में है। पिछड़ों और दलितों ने ये मान लिया कि इस सरकार में जो भी नौकरियां आ रही हैं उसमें आरक्षण अब आने वाले वक्त में नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स के भीतर ये बात घर कर गई कि एक तो नौकरियां नहीं निकल रही और दूसरा जो निकल भी रही हैं वो क्वेश्चन पेपर लीक कराए जा रहे हैं। और इसके पीछे की एक वजह है कि नौकरियां ही खत्म हो जाएं। तो कुछ इस तरीके का एक नैरेटिव बना जिसने बीजेपी को भीतर तक हिला दिया और इस नैरेटिव ने ऐसा अपना असर दिखाया कि नोएडा से वाराणसी तक और गोरखपुर से झांसी तक बीजेपी को बिल्कुल कहते हैं जमीन पर बिठा देना वो उसने कर दिया। बड़ी चर्चा हुई इस चुनाव में कि आखिर कैंडिडेट्स को नहीं बदला गया, इस वजह से बीजेपी ये चुनाव हारी। लेकिन जब असेसमेंट किया गया, जब समीक्षा हुई, तो उसमें पता चला कि कितने ऐसे नाम थे जो बेहतर उम्मीदवार थे लेकिन हार गए। पहली बार जिन्हें टिकट मिला वो हार गए। प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी पहली बार चुनाव में आए, चुनाव हार गए। साकेत मिश्रा पहली बार
चुनाव में आए लेकिन चुनाव हार गए। फूलपुर से तो जीते, लेकिन अगर आप देखें तो सहारनपुर से राघव लखन पाल सबसे बेहतर उम्मीदवार थे, लेकिन हार गए। बीजेपी को यह बात समझ में आ गई है कि इस बार देश विदेश सब जगहों से ऐसे नैरेटिव बनाए गए जिसने बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया। यानी कि मोदी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धुआंधार प्रचार का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि कई जगहों पर बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की स्थिति दिखाई दी, कई जगहों पर कैंडिडेट की भी नाराजगी दिखाई दी, कई जगहों पर लोगों के भीतर गुस्सा इतना था कि उन्होंने जा करके वोट नहीं किया, कई जगहों पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखी। लेकिन इन सब के बावजूद ये वो फैक्टर नहीं है जिसे संगठन या बीजेपी हार की सबसे बड़ी वजह मानता है। एक शीर्ष नेता ने यह कहा कि आप माने या ना माने, जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर ट्रैक्शन मिला, जिस तरीके से गांव-गांव में उनके वीडियोस, गांव-गांव में उनके द्वारा कही हुई बातें चौक चौराहों पर दिखाई गईं, खास करके दलितों और ओबीसी में उनके भाषणों का जो प्रचार प्रसार था, और जो दुनिया भर में जो वीडियो बनाए जा रहे थे बीजेपी के खिलाफ, वो जब गांव-गांव पहुंचे हैं, हर हाथ के मोबाइल पर पहुंचा है, उसने भी बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा माहौल खड़ा कर दिया। और कई लोग तो उसमें यह मानते हैं कि हालत यह थी कि बीजेपी के लिए इतनी सीटें भी जीतनी मुश्किल हो गई थी। और आखिर में एक और आपको बात बता दूं, वो ये कि दरअसल बीजेपी को इसका एहसास हो गया था कि इनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होने वाला है। हालांकि कई नेता ये मान रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि वोट तो कम हो रहा है, अच्छा खासा कम हो रहा है, लेकिन सीटें उतनी कम नहीं होंगी। उनका मानना था कि 55 से नीचे बीजेपी नहीं जाएगी, लेकिन 33 पर बीजेपी आकर अटक जाएगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। और अगर देखें तो इस चुनाव में ये तमाम बातें शीर्ष नेतृत्व को पहले बता दी गई थी। यानी कि प्रधानमंत्री जब भी आते अपने कार्यक्रम में तो कुछ न कुछ फीडबैक लेते थे, और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने ये बात दिल्ली तक बताना शुरू कर दिया था कि हालात अच्छे नहीं हैं। और शायद यही वजह है कि आखिरी वक्त में आपको अमित शाह फायर फाइटिंग करते हुए दिखाई दिए थे। वो चाहे जौनपुर में कैंडिडेट हटाने की बात हो, वो चाहे अगर आप देखें तो मनोज पांडे को लाने, राजा भैया को मैनेज करने, इस धनंजय सिंह की पत्नी को चुनाव से हटाने, उन्हें भाजपा में शामिल करने, ये तमाम आखिरी वक्त में वो उपाय थे जब बीजेपी को ये लग गया था कि अब उनके लिए एक एक सीट इम्पॉर्टेंट हो रही है और वो हर जगह पिछड़ते जा रहे हैं। ऐसे में छोटी छोटी जो कोशिशें थी वो भी दिखाई दी हैं, और ये इसी बात का प्रतीक है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को यह आभास होने लगा था कि उत्तर प्रदेश उनके हाथ से निकल रहा है, और अंततः वो निकल गया। यानी कि मेजॉरिटी अगर आज के डेट में देखी जाए तो वो इंडिया गठबंधन के पास है, बीजेपी पिछड़ चुकी है। सरकार बेशक बन गई, लेकिन अगर यही 30-32 सीटें जो बीजेपी हारी है, जो पीछे छूटी है, अगर ये होती तो शायद आज बहुमत होता। बीजेपी के बड़े नेताओं के कंधे गिरे हुए हैं, यानी कि उनके भीतर एक निराशा का भाव दिखाई दे रहा है, और उनका मानना है कि अगर बड़े स्तर पर करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए तो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए और मुश्किलें होंगी। और सबसे बड़ी जो मुश्किलें होनी है, सबसे बड़ी चीज़ जिसे संभालना है, वो है यूथ अनरेस्ट, यानी कि युवाओं का गुस्सा। और बीजेपी के नेताओं ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें भी युवाओं के इस गुस्से को अंडरलाइन किया गया है। युवाओं का गुस्सा मतलब ओबीसी दलितों का वो गुस्सा जो इस चुनाव में दिखाई दिया, वो गुस्सा, यानी कि संविधान
से कहीं ज़्यादा आरक्षण से खिलवाड़ की जो आशंका थी, वो नौकरियां, हर हाल में सरकारी नौकरियां निकलें, आरक्षण का रोस्टर फॉलो हो, और तो और इस रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आरक्षण का रोस्टर फॉलो नहीं हो रहा, तीसरे और चतुर्थ श्रेणी के जो नौकरियां हैं वो आउटसोर्सिंग पर जा रही हैं और उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसने बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना दिया है। ओबीसी और दलितों में बनाया है और क्वेश्चन पेपर ने युवाओं में बनाया है। यानी कि हर तरफ से इस वक्त बीजेपी के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। आने वाले महीनों में 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं और उसमें ये लिटमस टेस्ट होगा कि क्या बीजेपी ने कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, क्या उनका खोया हुआ वोट, खास करके ओबीसी और दलितों का वोट उनके पास वापस आता है या नहीं, और युवाओं का भरोसा उन पर बढ़ता है कि नहीं। आखिर में एक और बात जो इस समीक्षा में आई है वो ये कि बीजेपी अखिलेश यादव के मूव को नहीं भांप सकी, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने पीडीए का दायरा बढ़ाया, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर के बातें कहीं, और जिस तरीके से पीडीए पे चलकर उन्होंने टिकट बांटे, अखिलेश यादव के इस बात का कोई काट बीजेपी के पास नहीं है। खैर, निराशा के से भरे हुए उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही अब केंद्रीय नेतृत्व कोई फैसला लेगा। तो आज का यूपी में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।